थर्मोडायनेमिक्स। पहली बात करते हैं भाई कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है थर्मोडायनेमिक्स का, है ना, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है केमिस्ट्री में इसकी। जैसा कि आपको पता चल रहा है, वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक है आपका थर्मो और दूसरा वर्ड क्या हो गया, डायनामिक्स। डायनामिक्स वर्ड आपने कहीं सुना है पहले, कहाँ सुना है, मोशन रिलेटेड, है ना। थर्मो का मतलब होगा टेम्परेचर से रिलेटेड, या आप बोल सकते हो हीट से रिलेटेड, या आप बोल सकते हो एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। ज्यादातर टेम्परेचर की बात करी जाएगी, बट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इस एनर्जी का क्या होगा, फ्लो होगा। डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, मोशन। एनर्जी का फ्लो होगा। सपोज मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ठीक है, और ये बाहर का एटमॉस्फेयर है। ये हॉट सिस्टम था मान लीजिए, टेम्परेचर मान लीजिए इसका 70 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज। कब, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर इनिशियली। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं t इज इक्वल टू, मान लो तुमने ले लिया 2 मिनट। आफ्टर 2 मिनट हमने देखा तो हीट इससे निकल करके कहाँ चली गई, थोड़ी हीट बाहर चली गई, और टेम्परेचर क्या हो गया, अब t इज इक्वल टू 2 मिनट पे टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया, मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि हीट फ्लो कर रही है, और हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो थर्मोडायनेमिक्स में मूवमेंट बोलते हैं। डायनेमिक्स की बात करें तो यहाँ मूवमेंट वैसा नहीं है कि पार्टिकल का मोशन हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का फ्लो होगा एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन। एनर्जी फ्लो करेगी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन। ठीक है, अब ये तो बात हो गई थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स से हमको क्या पता लगेगा और क्या पता नहीं लगेगा, क्या नहीं बताता है और ये क्या बताता है, ये बात कर लेते। ये नोट हो, किसकी आवाज है ये, सोहम क्या हुआ, लिखो जल्दी लिखो। प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं। स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट, study of flow of heat, study of flow of heat or any other form of energy into or out of the system, into or out of the system as it undergoes into or out of the system as it undergoes a physical or chemical transformation, a physical or chemical transformation, a physical or chemical transformation is called thermodynamics. is called thermodynamics. एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, उस फ्लो की वजह से या तो कोई फिजिकल चेंज आ रहा है या क्या आ रहा है, कोई केमिकल चेंज आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे।
अब थर्मोडायनेमिक्स से क्या पता लगेगा? मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, तो आपका जैसे मान लो हमने लिखा A प्लस बी गिव C प्लस डी, ए और बी मिलकर के क्या बना रहे हैं? C और D बना रहे हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स ये बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता लगेगा कि रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ए और बी रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताएगा। ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इस ये बात नहीं है, बात क्या है? इनके बीच में रिएक्शन होगा या नहीं होगा, रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। इसके बारे में हमें किससे पता लगेगा? थर्मोडायनेमिक्स। दूसरी चीज, सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन स्पीड is not determined by thermodynamics। कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये बताएगा थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन कोई रिएक्शन फास्ट होगा, स्लो होगा, किस स्पीड से होगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। रिएक्शन स्पीड इज नॉट डिटरमाइंड बाय थर्मोडायनेमिक्स। स्पीड के बारे में नहीं बताएंगे कि क्या है, इफ इट इज स्लो और फास्ट, ये किससे पता चलता है हमको? स्पीड अगर हमें पता करनी है तो हम लोग पढ़ते हैं एक ब्रांच ऑफ साइंस, केमिकल रिएक्शन की अगर स्पीड पता लगानी है तो 12th में ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। डायनेमिक्स रिएक्शन के बारे में बताता होगा नहीं होगा, काइनेटिक्स बताता है किस स्पीड से होगा। स्पीड इक्वल्स टू नहीं, स्पीड अगर पता लगानी है, स्पीड इज मेजर्ड बाय केमिकल काइनेटिक्स। एरो करके मैंने लिख दिया, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा। स्पीड पता लगानी है तो ब्रांच ऑफ साइंस कौन सी है? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो डायनेमिक्स से ये कंफ्यूज ना हो कि डायनेमिक्स का मतलब वैसे तो मोशन होता है ना, तो स्पीड वगैरह से कोई रिलेशन है। डायनेमिक्स से मतलब है फ्लो ऑफ एनर्जी, एक तरफ से कितनी एनर्जी दूसरी तरफ ट्रांसफर होगी, है ना, इन सब चीजों के बारे में पता लगेगा। ये 2 पॉइंट नोट हो गए, तो थर्ड पे आए। थर्ड पॉइंट है एनर्जी चेंज के बारे में पता लगेगा। एनर्जी चेंज इज डिटरमाइंड नॉट एब्सोल्यूट एनर्जी। मतलब किसी सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी है, मान लो सपोज ये बीकर है, इसमें हमने हॉट वाटर फिल किया हुआ है, ये बीकर में हमने क्या लिया हुआ है? हॉट वाटर, ठीक है। इससे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मान लीजिए सराउंडिंग में, बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर है, इसमें एनर्जी का क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है।
तो ये जो बीकर है इसकी टोटल एनर्जी के बारे में नहीं बताएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये बता सकता है कि इधर से 5 जूल एनर्जी बीकर से कहां पे ट्रांसफर हुई, सराउंडिंग में हुई, या अगर बाहर सराउंडिंग से बीकर में एनर्जी आ रही तो उसके बारे में बताएगा। मतलब हमेशा किसकी बात करेगा थर्मोडायनेमिक्स, किसका सही कैलकुलेशन कर सकता है थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी चेंज का, एनर्जी चेंज का करेक्ट कैलकुलेशन डायनेमिक्स के थ्रू हम कर सकते हैं। ट्रांसफर्ड एनर्जी बीकर से बाहर भी जा सकती है और कोई केस ऐसा भी हो सकता है बाहर से बीकर में। रिएक्शन में भी रिएक्शन की तो बात करेंगे। आधा पार्ट इसमें फिजिक्स काइंड ऑफ है और फिर उसके बाद आधा पार्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, है ना। क्योंकि डायनेमिक्स बेसिकली गैसेस और इन सब चीजों से एसोसिएट करेगा, तो इसलिए आपको थोड़े टाइम ऐसा लगेगा फिजिक्स वगैरह चल रही है ना। फिजिक्स में भी आपको पता है, पढ़ा लिया। हाँ फिजिक्स में आएगा ना, फिजिक्स में थोड़ा सा कुछ साइन वाइन कन्वेंशन अलग है, बाकी वहां पे थोड़े इंजन वगैरह पढ़ाए जाएंगे एक्स्ट्रा, बाकी किसी नोट हो गया ये पॉइंट। अब कुछ इसमें इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो पूरे चैप्टर को एसोसिएट करते हैं, पूरे चैप्टर में आपके काम आएंगे। तो पहले हम उन बेसिक टर्म्स को करेंगे, ठीक है। तो लिख लो बेसिक टर्म्स। क्या हो गया क्या नाम है वेदांश, कोई दिक्कत है कौशिक? नहीं बोले नहीं, मुस्कुराए जा रहे हैं। बेसिक टर्म्स स्टार्ट करते हैं, 15-20 होंगे तो धनाधन समझते चलेंगे, डेफिनेशन लिखते चलेंगे। हाँ इतने तो होंगे। हाँ आज तो बेसिक में जाए। पहली हेडिंग डालिए सिस्टम, फर्स्ट हेडिंग डालिए सिस्टम। जैसे मान लीजिए सपोज ये एक रूम है, ठीक है। अब इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स, इस रूम की थर्मोडायनेमिक्स हम जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं इसकी थर्मोडायनेमिक्स। मतलब जैसे मान लो हम इसका टेम्परेचर क्या है वो पता लगाना चाहते हैं, हम वॉल्यूम इसमें गैस का कितना है वो पता लगाना चाहते हैं, गैस अगर भरी हुई है तो उसका प्रेशर कितना है ये सब कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये सब चीजें पता लगाते हैं, और भी चीजें होती है, इनके बारे में अगर हम पता लगाते हैं। और इस रूम को हमने कंसीडर किया, मान लो अपना ये रूम है, इसको हम कंसीडर करते हैं और इसकी स्टडी करते हैं, इसमें कितनी गैस फिल है, उसका क्या टेम्परेचर है, उसका क्या प्रेशर है, उसका क्या वॉल्यूम है, ये सब चीजें अगर हम पता लगाएं तो ये जो पार्ट होगा जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। यानी कि पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जो आप अपनी थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए कंसीडर करते हो उसको क्या बोलते हो सिस्टम। जैसे मान लो मैं एक बीकर ले लूं, उसमें पानी भर लूं और बोलूं मैं इसका स्टडी करना चाहती हूँ, है ना, इसका टेम्परेचर, प्रेशर, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के जितने वेरिएबल हैं अगर उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, बीकर के लिए, तो वो बीकर हो गया हमारा सिस्टम। अभी जैसे मैंने बोला ये रूम हम कंसीडर कर रहे हैं अपने सिस्टम की तरह, मतलब वो पार्ट पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको आप कंसीडर करते हो थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। तो डेफिनेशन लिख लो प्रॉपर इसकी, प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। स्पेसिफिक पार्ट, हाँ बना लीजिए, हाँ बना लीजिए। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स, specific part of universe that is
chosen or considered, that is chosen or considered for thermodynamic experiment is called system. उसको क्या बोलोगे? तो क्या बोलेंगे आप? नोट हो गया? मिक्सर ग्राइंडर है, क्या कर सकते हैं? हॉस्टल का भोजन है, ज्यादा ही होता है। नोट हो गया? एग्जाम्पल लिख ले। आद्या कोई दिक्कत है? तुम ज्यादा मिक्स हो गई हो, पहले तो बिल्कुल ही चुप चुप रहती थी। हो गया? ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है? बीकर वाला एग्जाम्पल लिख लो भाई। बीकर हो गया, हॉट वाटर ले लिया, ये क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना सिस्टम। चलो, नहीं, बीकर में जहां तक पानी है वो सिस्टम। हाँ बनाओ, क्या आलस क्यों आ रहा है? नालायको, आलस पार्टी। एक डायग्राम बनाने में आलस आ रहा है परी तुमको? हाँ सही बात है, आदत पड़ गई। सेकेंड डेफिनेशन, सिस्टम हो गया। अब क्या है? सराउंडिंग। बता तो दिए। हाँ, आज 17-18 होंगे, मैंने गिने थोड़ी। सराउंडिंग, ठीक है। जैसे मान लो ये अपना पूरा यूनिवर्स है। क्या है ये? अब बोर्ड पे दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे ना। ये मान लिया कि अपना क्या है? यूनिवर्स, ठीक है। इसमें ये अपना बीकर है, ये क्या हो गया अपना? सिस्टम। जैसे मान लो ये रूम मान लिया हमने अपना सिस्टम, तो इस रूम के अलावा जो भी पार्ट है यूनिवर्स में बचा हुआ वो सारा का सारा क्या बोला जाएगा? ठीक है। तो बाहर का जो पार्ट हो गया, जितना ये सारा पार्ट है, ये क्या हो गया? रिमेनिंग को क्या बोलोगे आप? सब। मतलब ऐसे भी बोल सकते हो आप कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है आपका? पॉइंट क्लियर है? यूनिवर्स। ये किसकी आवाज है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। तो सराउंडिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम बनाइए फिर डेफिनेशन लिखेंगे। नहीं, तुम अपनी वॉइस टेस्टिंग मत करो, तुम लिखो डेफिनेशन। रेस्ट पार्ट of universe other than system is called surrounding. कोई दिक्कत? नोट कर लें, डन डन डन।
सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गई। इजी है ना? सिस्टम सराउंडिंग में तो कुछ है ही नहीं। अभी तो पार्टी शुरू ही हुई है, नहीं शुरू हो गई है। दे दो, और क्या करना है। नोट हो गया? सराउंडिंग नोट हो गया? गार्गी आप तो कर चुके होंगे ये सब पहले। अच्छा, क्या? ये तो क्या गई? चलो चलो। सराउंडिंग हुआ नहीं? तुम्हारी स्पीड का क्या है? बगल वालों से करो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट है बाउंड्री। बाउंड्री तो जानते ही है ना, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए या तो एक पर्टिकुलर वॉल होगी या क्या होगा, एक पर्टिकुलर बाउंड्री होगी, उसको बोल सकते हैं रियल बाउंड्री। और अगर इमेजिनरी की बात करेंगे कि हम मान रहे हैं कि सेपरेटिंग वॉल है वहां पे, तो वो इमेजिनरी हो जाएगी। समझ आ रही बात? क्या क्या समझ आई? जैसे मान लो ये क्लोज रूम है, ये क्या है? क्लोज रूम है, ये बन गया अपना रूम, ये डोर है, ये बंद है। ठीक है, इसको हमने माना है अगर सिस्टम, ये अपना रूम अगर सिस्टम है, तो ये जो इसकी वॉल्स होंगी, जो पूरे इसके अलावा जो भी पार्ट है यूनिवर्स का, तो ये जो वॉल हो गई इसको बाउंड्री बोल सकते हो, क्योंकि इसके बाहर जितनी भी चीज होगी उसको सराउंडिंग बोलोगे आप। कोई दिक्कत? ये बाउंड्री कैसी हो गई? रियल हो गई ना, रियल बाउंड्री है ना ये। और जो बीकर वाला केस लिया था हमने, उसमें क्या था? ठीक है, अगर हमने बोला बीकर में जितना पानी है उसको हम ये इसको सिस्टम मान रहे हैं, तो इसको और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे जो वॉल होगी, मतलब यहाँ पे जिसको हम मान रहे हैं कि वो सेपरेशन है किसके बीच में, इधर पूरा सराउंडिंग होगा बाहर। तो यहाँ पे जो बाउंड्री होगी वो कैसी होगी? वो कोई बाउंड्री बनी थोड़ी है, रूम में तो बाउंड्री बनी हुई थी, है ना? यहाँ पे कैसी बाउंड्री हो गई? इमेजिनरी। तो दोनों तरीके की मिल सकती है हमको। हाँ, बीकर नहीं, बीकर के पानी को कंसीडर कर रहा है, इधर तो एटमॉस्फेयर है ना, पूरा खुला बीकर है। तो डेफिनेशन लिख लो। हाँ हाँ, हो सकता है, डेफिनेशन तो लिख लो। एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, एनीथिंग एनीथिंग which separates system and surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज सेपरेट करेगी, कोई भी चीज, उसको क्या बोल दोगे? उसको क्या नाम दोगे? बाउंड्री। सिंपल है सब, करो फटाफट, सिंपल है।
पूरे बीकर को अगर हमने सिस्टम मान लिया पूरे बीकर को, तो बीकर के बाहर जो भी एरिया है, जो भी सराउंडिंग है, उसको सेपरेट करने की जो भी इमेजिनरी मान सकते हैं ना, वहां पे कोई सेपरेटिंग सिस्टम तो लगा नहीं है। हाँ, सब सराउंडिंग है। ठीक है, अब सराउंडिंग जो है आपकी, सराउंडिंग भी दो तरीके की होती है। या वॉल जो होगा, अगर सेपरेटिंग वॉल की बात करो, बाउंड्री की बात करो, बाउंड्री को वॉल भी कहते हैं, तो ये दो तरीके की है। यहीं पे पढ़ लेते हैं, बाद में बताएंगे, हम यहीं से। ये जो बाउंड्री है ये कैसी कैसी हो सकती है, बाउंड्री या वॉल जो है वो किस तरीके की हो सकती है, थर्मोडायनेमिक्स में हमें कैसी कैसी मिल सकती है। एक को हम लोग बोलते हैं रिजिड वॉल। रिजिड का मतलब होगा जो, वॉल की स्पेलिंग गलत है ना, रिजिड वॉल का मतलब है जो मूव नहीं करेगी। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने कोई सिस्टम बनाया है, देखो ध्यान से देखो, ये मान लो कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस फिल्ड है, गैस भरी हुई है। ठीक है, और इस तरफ भी गैस है, इस तरफ भी गैस है, और यहाँ पे हमने कोई सेपरेटिंग वॉल लगा दी है ना, कोई यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लगाया हुआ है, सेपरेटिंग वॉल। तो ये सेपरेटिंग वॉल ऐसी भी हो सकती है कि इधर के गैस के मॉलिक्यूल्स अगर कोलाइड करते करते इसको धक्का दे तो ये मूव भी कर सकती है। अगर इधर से प्रेशर ज्यादा हो जाए तो ये बीच में मूव भी कर जाए। ठीक है, तो वो मूवेबल हो जाएगा बॉल। और ऐसा बॉल भी हो सकता है, बीच में ऐसी बॉल भी हो सकती है जो कितना भी प्रेशर लगे वो वहीं की वहीं बनी रहे। तो अगर वहीं की वहीं बनी रहेगी मूव नहीं कर रही है, तो उसको क्या बोलोगे, रिजिड या इमूवेबल। और दूसरे वाले को हम नाम देते हैं जो मूव कर जाएगी, उसको बोलेंगे नॉन रिजिड। क्या, क्यों, अरे आप, हाँ जो आप कह रहे हो बात वो सही है, आइडियली ही होगी। हाँ, आइडियल सिस्टम होगा। ठीक है, नोट कर लिया। तो ये सेपरेटिंग वॉल है, ये दो तरीके की हो सकती है। कैसी कैसी हो सकती है, अगर मूव नहीं कर रही है तो ऐसी हो गई, और मूव कर रही है तो क्या नाम हो जाएगा, ऐसी। मतलब रिजिड एंड नॉन रिजिड, ऐसी नहीं, रिजिड एंड, ठीक है, ऐसी ऐसी नहीं, रिजिड एंड नॉन रिजिड। तो हम अगर ये मूव करेंगे तो तब तक करेंगे ना, जब तक प्रेशर। हाँ जी, अब दोनों तरफ का प्रेशर सेम हो जाएगा, रुक जाएगा। जिस रीजन से ये, जिस चीज के इम्बैलेंस की वजह से मूव कर रही है, वो अगर रीजन इक्वल हो गया दोनों तरफ, जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक हॉट बॉडी है, एक आपका क्या बोलते हैं, बीकर में आपने पानी लिया वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक बीकर में आपने पानी लिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया ग्लास रॉड से, अगर तो हीट का फ्लो होने लगेगा 70 से 35 के बीच में, है ना, और 70 से 35 की तरफ होगा, और वो हीट फ्लो कब रुकेगा, इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होगा, जब आपका, जब टेम्परेचर दोनों का क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना। पर फिर भी हमको बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होता है उस टाइम पे भी हीट ट्रांसफर होता रहता है। बस डिफरेंस इतना है कि मान लो 1 सेकेंड में लेफ्ट से राइट की तरफ
अगर 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो उतनी ही उसी सेकेंड में 1 जूल एनर्जी का ट्रांसफर राइट से लेफ्ट की तरफ भी होने लगता है। तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो हम बोल देते हैं सिस्टम किस में आ गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो जिस भी रीजन से वो प्रोसेस हो रहा था, वो प्रोसेस क्या तब वो जाकर के वॉल क्या होगी, रुकेगी। एक तो रिजिड था, दूसरा नॉन रिजिड था, तीसरे को बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक टर्म कहीं पे भी आए तो आप मानेंगे हीट ट्रांसफर जीरो। ऐसी बॉल जिसके क्रॉस हीट ट्रांसफर क्या होगा, जीरो। हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। हीट ट्रांसफर across this wall is zero. कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे कि इसके बीच में लगा दो ऐसी वॉल जिससे हीट इधर से इधर ना जा सके, एडियाबेटिक होगा। हाँ हाँ, लगा दो इंसुलेटर। इंसुलेटर लगा दो बीच में वॉल का जो मटेरियल है वो कैसा लगा दो, इंसुलेटर लगा दो, पैक कर दो इंसुलेटर से। तो एक तरफ से दूसरी तरफ हीट जाएगी नहीं। जी एडियाबैटिक वॉल है, हाँ, तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कर सकती है या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिविटी एडियाबेटिक में सोचना पड़ेगा थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो सोच के बताएंगे, ऐसे एकदम से आंसर नहीं देंगे। ठीक है, फिर है डायथर्मिक। अगली बॉल कौन सी है, एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होगा, डायथर्मिक में आराम से हीट ट्रांसफर होगा। डाया भी नहीं, डाईथर्मिक। डाईथर्मिक मतलब दोनों तरफ हीट ट्रांसफर, दोनों तरफ हीट जा रही है, लेफ्ट से राइट में भी जा सकती है, राइट से लेफ्ट में भी जा सकती है। डाईथर्मिक वॉल का मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल। हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल। ठीक है, जैसे आप देखते हैं किसी को फीवर हो जाए तो क्या करते हो, उसको ठंडे पानी की अगर पट्टियां कर रहे हो आप, तो आप क्या देखते हो, धीरे धीरे बार बार जो आपकी पट्टी होगी वो क्या होगी, गर्म हो जाती है, ट्रांसफर हो रहा है एकदम अच्छे तरीके से, है ना। ठीक है, चलो बाउंड्री हो गई, सबने नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, जी हमको ऐसी बॉल होती है जिसमें एक तरफ तो होता है, एक तरफ नहीं होता। नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप फिजिक्स में बताया जाए तो नहीं कर सकते, केमिस्ट्री में नहीं बताया। टाइप्स ऑफ, अगर 3 सिस्टम लगा दिए जाएं, कोई न्यूमेरिकल बनाया जाए तो बना सकते हैं, एक सिस्टम, दूसरा बीच में, तीसरा इधर। एक तरफ की वॉल को डायथर्मिक लगा दो और एक तरफ की वॉल को क्या लगा दो, है ना, क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऐसा कोई। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के टाइप्स कौन, सिस्टम कितने तरीके के हो सकते, चेक। चलो, पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है आपका क्लोज सिस्टम, बहुत सिंपल सिंपल है, याद रखना हल्का हल्का, और तीसरा है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आज डेफिनेशन कर लेंगे तो कल से थर्मोडायनेमिक्स के लॉज और ये सब करना चालू करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम,
देखो ओपन सिस्टम, जैसा कि आपको वर्ड से पता चल रहा है, मामला क्या है, ओपन है। ओपन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे हॉट वाटर रख दिया किसी बीकर में, ठीक है, और आपने इसका मास वॉल्यूम सब चेक कर लिया पहले से, ठीक। अब आप मान लीजिए 1 घंटे बाद आते हो, तो 1 घंटे बाद आप क्या देखोगे कि इस सिस्टम की जो हीट एनर्जी थी ना वो कम हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा, उसकी हीट एनर्जी क्या हो जाएगी उस सिस्टम की, कम हो जाएगी। इसका मतलब इस सिस्टम से हीट बाहर चली गई, तो हीट का भी ट्रांसफर हो गया, एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। दूसरी चीज, अगर इसका वॉल्यूम आप चेक करोगे या मास चेक करोगे तो थोड़ी बहुत कमी जरूर आएगी, क्योंकि पानी जो है वो वेपोराइज होके ऊपर वेपर फॉर्मेट में बाहर तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सिस्टम क्या है, खुला हुआ है, ऊपर कोई लेड नहीं लगी है, ओपन सिस्टम है, तो मास भी कम होगा और क्या होगा, एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रही है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं ओपन। तीसरा सिस्टम है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का। जैसे हम लोग वो चाय वगैरह गर्म रखने के लिए थर्मस फ्लास्क लाते हैं ना, उसमें आपने हॉट टी रख दी और बंद कर दिया अच्छे तरीके से लेट, है ना, तो क्या होगा, उसकी वॉल्स इस तरीके की होती हैं कि वो ना तो हीट को बाहर जाने देता है और ना ही उसके मास और वॉल्यूम में, मास में कोई चेंज आता है। तो ओपन में दोनों चीजों में चेंज होगा, एनर्जी में भी और मास में भी, दोनों का ट्रांसफर होगा। और आइसोलेटेड में ना तो हीट का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का ट्रांसफर होगा। तीसरा बीच में बचता है कौन सा, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा। जैसे मान लीजिए ये एक कप में आपने गर्म पानी लिया, गर्म चाय लिया, कोई भी गर्म लिक्विड ले लिया और उसको आपने लेड से ढक दिया, है ना, कोई ढक्कन लगा दिया उसके ऊपर अच्छे तरीके से, लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसा कि थर्मस में इंसुलेटर होता है ना कि हीट को बाहर नहीं जाने दे, ऐसा कुछ लिड नहीं है, आराम से वो हीट को बाहर जाने दे रहा है, लेकिन जो उसके अंदर का कंटेंट है वो वेपर बन के उसके लेड पे चिपक तो सकता है पर उस सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्लोज सिस्टम वो है जहां पे एनर्जी तो ट्रांसफर होगी लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे एनर्जी मास दोनों, यहाँ पे केवल एनर्जी का ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर। आइसोलेटेड में दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो लिखें, एक एक पहले एग्जांपल बना लो। हॉट वाटर ले लिया, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एक लेड लगा दिया, और लेड भी कैसा होगा, इंसुलेटर नहीं होगा, क्लोज सिस्टम है ना। आइसोलेटेड में क्या ले लिया, थर्मस फ्लास्क बना देते। ये डिजाइन थोड़ा अजीब सा बन गया, इसका रिबन थोड़ा अजीब। ठीक है, रिबन नहीं होगा, हमारे बचपन में ऐसा ही थर्मस आता था। नहीं नहीं, अब तो बिना उसके भी आते। अब डेफिनेशन भी लिखेंगे, जल्दी से बनाएं तभी लिख पाएंगे। कोई बात नहीं, समझने के लिए बना दिया है, समझना तो है ही ना, उठ के बैठ के सीधे उल्टे टंग के कैसे भी, है ना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना, समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम है पर पढ़ना ही है, क्या होता है,
हमारे एक भैया हैं, वो आईएएस है ना। तो जब वो वहाँ पे यूपी में इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, तो उस तैयारी में हम लोग कभी कभी उनके रूम पे जब मिलने जाते थे, तो वो कभी तो ऐसे टेबल चेयर पे मिलते थे, कभी पता है एकदम जैसे वो वाली पोज में बैठ के, और ऐसे 6-7 किताबें 8 किताबें चारों तरफ है। तो जाओ तो भैया, अरे क्या हुआ है, पैसे पढ़ रहे हो? तो बोलते थे कभी चेयर पे पढ़ता हूँ, कभी इधर पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है एक ही टॉपिक 4 किताब से पढ़ रहे हैं, तो चारों को खोल रखा है, क्योंकि वहां पे मेंस के पेपर में राइटिंग स्किल्स भी तो चेक होती है ना, आंसर्स आपने कितने अच्छे लिखे हैं। तो क्या, चलो भाई लिख लो, डेफिनेशन लिखो। हीट एंड मास बोथ ट्रांसफर, ट्रांसफर भी कह सकते हो, एक्सचेंज भी लिख सकते हो। सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम में भी आ सकता है। एक्सचेंज लिख दो, ट्रांसफर लिख दो। यहाँ पे ओनली ओनली क्या बताया था, एनर्जी ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, या एनर्जी लिख दो, एनर्जी सही टर्म होगा। ओनली हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर, नो मास। और तीसरे वाले में क्या होगा, एनर्जी मास, दोनों का ही ट्रांसफर नहीं है ना। अपनी लैंग्वेज में लिख लो, आप जैसे भी लिख लो। मुद्दे की बात आपको समझ में आ गई, आप चाहे जैसे लिख लो। क्लियर है? अगर कोई परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम बना दिया जाए, तो उसमें एनर्जी और मास का कोई, दोनों का ही ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। हाँ, होता नहीं है, आइडियली हो नहीं पाता ऐसा, है ना, थोड़ा बहुत ट्रांसफर हो ही जाता है। तो अगर उसमें अगर अपन रखेंगे तो जैसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका टेम्परेचर मतलब अगर वाटर भी रख दो तो उसकी क्वांटिटी सबसे उतना परफेक्टली होता नहीं है ना। ठीक है, आइडियल कंडीशन ये है कि नहीं होगा। चलो, बात क्यों करते हैं आप लोग? और भी टाइप्स है, ये तो एनर्जी ट्रांसफर की बेसिस पे था। और भी सिस्टम के 2 टाइप्स हैं, लिख लो। होमोजेनियस सिस्टम, नहीं वो 3 की अलग कैटेगरी है। ये आते हैं कि क्या उनका स्टेट है, फिजिकल स्टेट वगैरह कैसी, उसके होमोजेनियस सिस्टम एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस सिस्टम में देखो फेज एक ही होगा। फेज क्या होगा, फेज समझ रहे हैं, फेज का मतलब फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो आपने यहाँ पे N2O2 का होमोजेनियस मिक्सचर भर दिया। होमोजेनियस का मतलब जो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये सिस्टम कैसा बन गया आपका, 1 फेज का सिस्टम है, सभी गैसियस है, दोनों गैस है और एक दूसरे में मिक्स हो गई है, तो होमोजेनियस सिस्टम बन गया।
अगर मान लो आप कोई ये बीकर लेते हो, सपोज इसमें कोई दो सॉलिड ले लिया आपने, ए सॉलिड है, ये दूसरा बी सॉलिड है जो, और इसको फिल करो आप किसी लिक्विड से। यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया, लिक्विड। और ये जो ए सॉलिड है इनसॉल्युबल इन लिक्विड, ये दूसरा वाला भी सेम है, इनसॉल्युबल इन लिक्विड। दोनों जो सॉलिड आपने इसमें डाले हैं वो दोनों लिक्विड में सॉल्युबल नहीं है, मिक्सिंग नहीं हो रही। तो सिस्टम कैसा बन गया, हेट्रोजेनस सिस्टम बन गया, सॉलिड लिक्विड दो फेज हो गए। मोर देन वन फेज हो गया ना। फेज बोले तो फिजिकल स्टेट है ना, लिक्विड और सॉलिड दो बन गए। ये था आपका, जैसे वो वाला हमने जो पहला लिखा था वो था अपना हीट एक्सचेंज की बेसिस पे था। पहला जो क्लासिफिकेशन था एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, ये नोट कर लीजिए। इसको लिख रहे हैं कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, किस तरीके का इसका कंपोजिशन। सिस्टम को डिफाइन कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन की बेसिस पे। और इसके पहले वाला किसकी बेसिस पे था, मास एंड एनर्जी ट्रांसफर, मास एंड एनर्जी एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, दो टाइप से सिस्टम को हमने क्या कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। अब तीसरा एक और टाइप है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला पहला। कोई बात नहीं, बातें करते रहते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है सिस्टम का on the basis of size, on the basis of size। इसकी जरूरत ही नहीं थी जबरदस्ती, नया बताते हैं लोग, नहीं कर लेते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, एक ही टाइप का बता रहे हैं। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, a system containing large amount of substance, a system containing large amount of substance। कहने का मतलब ये है कि आपने गैस को कंसीडर किया, तो जैसे 1 लीटर गैस ले ली, आधा लीटर गैस ले लिया, 250 ml गैस ले लिया, जिसमें खूब सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ऐसा नहीं कि आप किसी गैस का एक मॉलिक्यूल ले आए बोले इसको हम सिस्टम कंसीडर करेंगे, नहीं। सिस्टम में क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अच्छे खासे अमाउंट में होने चाहिए, तभी आप उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर पाएंगे।
तो लिख लिया मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। हाँ, इसके टाइप्स और नहीं है। मे बी एटम्स, मतलब उसमें एटम्स हो सकते हैं। मे बी मॉलिक्यूल्स, सिस्टम में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ढेर सारे एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये सिस्टम के साथ साथ बता दिया है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, कोई भी वो प्रॉपर्टी जो इस सिस्टम पे अप्लाई होगी उसको क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो लिख देते हैं अ प्रॉपर्टी which is applicable on property which is applicable on macroscopic system ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का। किसमें? एग्जाम्पल लिख लो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये सब पढ़ेंगे ना आप 12th में, अरे 11th में, 11th के सिलेबस में ये सब है आपके। डेंसिटी कहीं डिस्कस करेंगे, कहीं विस्कोसिटी जिसका चैप्टर है, कहीं सरफेस टेंशन है, और थर्मोडायनेमिक्स से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो होगा ही, हम पढ़ेंगे। हम यहाँ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन ये सब नहीं पढ़ेंगे। क्या? अच्छा, हो गई? जल्दी करो, अभी बहुत कुछ है भाई। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कितने हो गए टोटल डेफिनेशन? 7 हुए ओनली? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। दो तरीके की होती हैं। हाँ, माइक्रो की बात नहीं है, माइक्रो में तो एटम, एक एटम को लेके तो वो डिस्कस ही नहीं करते हैं, उसको कंसीडर ही नहीं करते। हेडिंग डालिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कितने तरीके की हो सकती हैं, क्या बात है इसमें, करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। पहले क्या करना है आपने, समझना है। देखिए, एक होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई सिस्टम है तो उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो दो तरीके की आपको देखने को मिल सकती हैं। एक को बोलते हैं इंटेंसिव और दूसरे को बोलते हैं एक्सटेंसिव। इंटेंसिव एंड
एक्सटेंसिव। ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि सपोज आपने एक कंटेनर में 1 लीटर वाटर लिया, ठीक। अब उसका वॉल्यूम है 1 लीटर, उसका कुछ मास होगा, है ना, मास हो गया आपका उसका मेजर्ड। फिर उसके बाद आपको उसका वॉल्यूम पता है। आपने क्या किया, उस कंटेनर के जो जो भी वाटर था उसको आपने 2 कंटेनर्स में कर दिया, हाफ हाफ लीटर उसमें, ठीक। अब पानी की अगर डेंसिटी को चेक करो तो आपने कोई उसमें और कोई केमिकल चेंज वगैरह तो किया नहीं है, तो डेंसिटी तो सेम रहेगी दोनों वाटर की, हाफ हाफ हो गए, या 1/4 3/4 कर दिया, कोई भी अमाउंट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवाइड कर दो, तो उसकी डेंसिटी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, डेंसिटी सेम टू सेम रह रही है अमाउंट को चेंज करने की वजह से। लेकिन अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को देखो जिसमें आपका अगर मास देखो तो मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हाफ हाफ कर दिया तो मास भी हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम भी क्या हो गया आपका, हाफ हो गया। तो कोई भी वो प्रॉपर्टी जिसमें मास को चेंज करने से, अमाउंट को चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेंसिव। याद कैसे रखेंगे कौन सा इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव है, इन से याद रखिए इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ मास जो होगा, मतलब जो मास को चेंज करने से, मास को डबल कर दो, मास को हाफ कर दो, उस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि वाटर की डेंसिटी हाफ कर दिया, वाटर को 1/4 कर दिया, डेंसिटी की वैल्यू वही रहेगी सेम टू सेम। तो डेंसिटी की वैल्यू अगर सेम रह रही है तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, मास से इंडिपेंडेंट हो गई, तो उसको कैटेगराइज करोगे इंटेंसिव में। और जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब तो चेंज हो गया, अगर आपने अमाउंट चेंज किया तो उसको क्या बोलोगे आप, एक्सटेंसिव। जैसे ग्लास का कोई ग्लास का स्लैब ले लीजिए, 10th में एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, है ना, शायद 11th 12th में भी, जिसमें भी लाइट होगा उसमें होगा। ग्लास स्लैब है एक, आपने ले लिया, उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए 4/3 है सपोज, शायद जो लेते हैं हम लोग उसका 1.33 ऐसे करके कुछ होता है, 4/3 है सपोज। तो आपने उस ग्लास स्लैब को किसी नाइफ से, प्रॉपर अच्छे नाइफ से आपने इस तरीके से कट किया, 2 इक्वल पार्ट में कट कर लिया। अब दोनों पार्ट का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक किया, तो देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसका मास और वॉल्यूम देखा तो वो क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। उसका एरिया देखा तो वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका मतलब जो मास और वॉल्यूम है वो कैसी प्रॉपर्टी हो गए, एक्सटेंसिव हो गए। और इंडिपेंडेंट कौन सा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो चेंज नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलोगे आप, इंटेंसिव। ठीक है, तो लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लें छोटी सी। property of system which is not depends on amount is called intensive। बात तो समझ आ रही है ना, जो डिपेंड नहीं करेगी वो क्या होगी, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इंटेंसिव। और दूसरा इसका अपोजिट डेफिनेशन लिख लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which is depends on mass or amount of system is called extensive। ठीक है, जैसे भी याद रहे वैसे आपको याद रखना। मैं तो ऐसे ही याद रखती कि इन फॉर इंडिपेंडेंट, तो इंटेंसिव का मतलब वो डिपेंड नहीं करेगी, और उसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, एक्सटेंसिव। दोनों के एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट।
डेफिनेशन हो जाए तो बोल दीजिए। ऑनलाइन बच्चे कर पा रहे हैं? Yes. हो गया? वेदांश क्या हुआ? कोई दिक्कत है? बोलो। ये तो बात है, कल मैंने हंसने पे ही वार किया था उसको। एग्जाम्पल कर लिया, डन। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कभी कभी मैच, जेईई में मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछ देते हैं। तो इंटेंसिव का लिख लीजिए एग्जाम्पल, और 2 4 6 10 तो याद रखिए। अरे भाई लिस्ट देंगे तो पता तो होनी चाहिए, नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे? बोले। एक्सटेंसिव में लिखो वॉल्यूम, डिपेंड करेंगे ना। एक्सटेंसिव में लिख लो वॉल्यूम, वेट, एनर्जी, वॉल्यूम, वेट, एनर्जी, एंट्रोपी, वॉल्यूम, वेट, एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, मोल। मान लो एक सिस्टम है कोई, उसमें 1 लीटर आपने लिया था और उसका 5 मोल वो था, मोल थे उसके, 5 मोल उसमें गैस थी। अब आपने आधा कर दोगे तो 2.5 मोल हो जाएंगे ना, डिवाइड हो जाएंगे। एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी, मोल, वॉल्यूम, वेट, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, जो टर्म यहाँ यूज होंगे उनके बारे में ही बताया जा रहा है। इंटरनल एनर्जी, अभी ये सबको डिटेल में करेंगे, 2-3 टर्म इसमें हैं जिनको डिटेल। ये एक्सटेंसिव हो गए, सबको नहीं। इंटेंसिव में क्या क्या आ जाएगा, अभी बताया था, क्या आया था? डेंसिटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और क्या हो सकता है? वो सब आएंगे अभी जो बताए थे, कौन से? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, और एक और था, कौन सा? एक और था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, हाँ गार्गी क्या कह रहे हो बेटा? क्या? कंसंट्रेशन एक्चुअली अभी एक्सप्लेन कर देते, कंसंट्रेशन। ठीक है, बता रहे मोलर हीट। हाँ, जिसने 1 मिनट बोला था वो बोल तो दो, हो गया नहीं हो गया? बाबू किसी को सुनाई दिया? कंसंट्रेशन, देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन। जैसे मान लो हमने बोला मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, सपोज, ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मोलैरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ, देखो
ये रहा अपना सिस्टम, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो ये 1 लीटर है सोल्यूशन, ठीक है, इसमें 10 मोल गैस है, कोई गैस भरी हुई है 10 मोल, ठीक है। अब क्या किया हमने, इस सिस्टम को 2 में डिवाइड कर लिया, हाफ लीटर कर दिया इसको, हाफ लीटर कर लिया, है ना। अब मोल्स भी तो डिवाइड हो जाएंगे, 5 मोल्स हो जाएंगे इसमें, इसमें क्या हो जाएंगे 5 मोल्स। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल्स पर लीटर, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं। तो अगर देखोगे तो हाफ लीटर में कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं। कॉन्सेंट्रेशन निकालिए तो 1 लीटर में निकालना पड़ेगा इस सिस्टम और इस सिस्टम की, तो 1 लीटर में तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 ही हो जाएगा ना, 10 मोल्स ही हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही रहेगी। मोल्स का नंबर हाफ हो गया, इसलिए मोल्स को किस में रखा था, देखो ध्यान से, मोल को किस में रखा था, एक्सटेंसिव में, पर कॉन्सेंट्रेशन जो मोल पर लीटर है, मोलरिटी लेते हैं तो मोल पर केजी है। जितने भी कॉन्सेंट्रेशन वर्ड दे दिया, मतलब जितने टर्म्स हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन में, वो सारे के सारे क्या होंगे, किस में जाएंगे, इंटेंसिव, डेंसिटी वाली कैटेगरी, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है, अभी 35 हो रहा है, नोट हो गया सबका, आगे जाना है, कौन सी, हाँ एक्सप्लेन किया, नहीं करोगे, जल्दी नोट कर लो फटाफट, एक और छोटू सा बता दें बस खत्म, फिर अगले दिन से फिर मेन थर्मोडायनेमिक्स चलेगी। सॉरी, अभी क्या था, अभी क्या था कुछ तो अजीब हो, कुछ अजीब हो गया। कर लिया, ये क्या हो रहा है ऊपर सर पे, मैंने किसी प्लेयर के देखे ऐसे है, अच्छे लगते हैं वैसे बच्चे, सही है स्टाइलो। मुझे तो पसंद आते हैं ऐसे बच्चे, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं मुझे इशू तभी होता है जब बच्चा क्या हो, पढ़ाई नहीं करे, पढ़ाई करने के साथ जॉब करो तुम, नो इशू, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत शैतानी करते हैं लेकिन पढ़ते खूब हैं, तो मैं टॉलरेट कर लेती हूँ, लेकिन अगर पढ़े ना और केवल शैतानी करे तो मैं बिल्कुल, मुश्किल हो जाती है। बादल भी पढ़ता है, ऐसी बात, अलग ही दुनिया ना। हो गया, अरे तुम्हारा सबसे लास्ट में होता है, क्या करती रहती हो तुम, सब कर लेते हैं, तुम्हारा चलता रहता है, स्पीड बढ़ाओ। रितिका कह रही है ऐसे ही बस, मैम को तंग करते हैं लोग, है ना। चलो, अब कोई प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है उसको एक्सप्लेन करें। अगर कोई नई प्रॉपर्टी आपको दे दी गई, उसका फॉर्मूला आपको पता है, उसका मीनिंग आपको पता है, तो उसको आप कैटेगराइज कर लोगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में, उसके अमाउंट को हाफ करने के बाद। नेक्स्ट हेडिंग डालो,
आपने मैथ्स में फंक्शन पढ़ा है? फंक्शन सुना तो होगा ही। फंक्शन का क्या मतलब होता है मैथ्स में? एक रिलेशन होता है ना। ठीक है वो अलग है, ये दूसरी चीज। हाँ मुझे लगा कुछ ऐसा रिलेटेड होगा तो मैं आपको उससे रिलेट करके बताऊंगा। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। चलो अब एक कॉमन सा एग्जांपल बता रही हूँ, समझ लो तो आपको बात क्या होगी समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो स्टेट फंक्शन की बात करो। स्टेट फंक्शन कुछ इस तरीके का है कि जैसे आप अभी मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक, नेक्स्ट ईयर मान लीजिए कोई भी एक स्टूडेंट, 2 4 6 जो भी है, वो कहाँ पहुंच गए? आईआईटी में पहुंच गए, आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, ठीक। तो एक 12th क्लास पास करने के बाद कहाँ पहुंच गए? आईआईटी में। तो आपकी जेई की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, मान लीजिए आपकी 11th क्लास से आपने तैयारी शुरू करी थी और फाइनल डेस्टिनेशन आप कहाँ पहुंच गए? आईआईटी में सेलेक्ट होके चले गए, आईआईटी पहुंच गए, ठीक। तो कोई टीचर ऐसे होंगे जिनको इससे मतलब नहीं होगा कि बच्चे ने बीच में कितनी शैतानी करी, कितना इनडिसिप्लिन था, कितना डिसोबीडियंट था, है ना। उनको इससे मतलब नहीं, कैसा भी था वो सेलेक्ट हो गया वो क्या है हमारे लिए? अनमोल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि उस टीचर को मतलब इससे है कि वो हमारे पास आया था और फाइनली सेलेक्ट हो गया। इनिशियल और फाइनल से मतलब बीच का प्रोसेस उसने कैसे पार किया उससे उनको ज्यादा कंसर्न। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको क्या है, जिनको इनिशियल और फाइनल से तो मतलब है, वो किस पाथ से गया उससे भी मतलब है ना। वो उसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये बच्चा पूरे 2 साल तक बहुत थ्रू आउट इसने स्टडी करी, बहुत डिसिप्लिन था। या कुछ टीचर्स उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, ये बहुत इनडिसिप्लिन था, शुरू में था लेकिन बाद में सीरियस हो गया, ये कर लिया वो कर लिया, मतलब प्रोसेस में भी इन्वॉल्वमेंट है, इनिशियल और फाइनल में तो है ही। तो स्टेट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शन क्या है? पाथ फंक्शन का मतलब है वो चीज जो पूरे पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, वो जो पाथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो वर्क पाथ डिपेंडेंट होता है। सिस्टम अगर एक स्टेट ए से बी में जा रहा है, सिस्टम एक स्टेट ए से बी में जा रहा है, मान लीजिए पाथ नंबर 1 से वो जाता है तो 40 किलो जूल वर्क करता है। मान लीजिए पाथ नंबर 2 से जाए तो वो 100 किलो जूल वर्क करे। पाथ नंबर 3 से जाए तो वो 180 किलो जूल वर्क करे। इसका मतलब क्या हो रहा है? इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम है, ए से बी स्टेट पे पहुंच रहा है सिस्टम, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, एक में वर्क था 140, एक में 180 हो गया, एक में कुछ और था, है ना। इनिशियल फाइनल स्टेट्स आर सेम बट वर्क इज डिफरेंट। तो यानी वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप पाथ को चेंज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और ऐसी प्रॉपर्टीज, जो ऐसे वेरिएबल्स जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, चाहे 1 से जाओ, चाहे 2 से जाओ, चाहे 3 से जाओ ठीक है। जैसे हम लोग बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, अभी हम पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है, वो चाहे आप किसी भी पाथ से आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालोगे, अगर ए से बी पे जा रहा है, इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करेगा वो। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जो पाथ पे डिपेंड करेगा उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन, और कोई भी ऐसा वेरिएबल जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा उसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डेफिनेशन अभी नोट कर लीजिए एग्जाम्पल से।
नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। लिख लो। पहले स्टेट फंक्शन है ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज which determine state of the system, fundamental properties which determine state of system and depends only on initial and final state of system. ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉट ऑन पाथ, नॉट ऑन पाथ। दूसरा वाला है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में लिखिए, हाँ पाथ फंक्शन में लिख लो, their magnitude depends on path of the process ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन। आज की क्लास हो गई आपकी ओवर।